इसका एक ये गिर गया रबड़। हाँ, इस वजह से भी होता है। पढ़ाया ही हमने, किया ही क्या। हेलो हेलो, अब आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, आवाज ही खराब हो गई। माइक खराब है, माइक ही खराब है तुम्हारा। इसकी बेस कम रखा करो। सही ढंग से आ रही। हाँ, अब थोड़ा ठीक है। चला दिया तूने? हाँ, नीचे जाके बैठ जा, पंचायती कर ले। क्या करवा दिया? विवाह से संबंधित लास्ट क्या लिखवा है? सबसे पहले, अरे बात नहीं, क्या बातें करते रहते हो सुबह से। सबसे पहले अपन ने बात की थी जन्म से संबंधित, और जन्म से पहले दो हुए थे। एक अजमो, जन्म से पहले का है, और एक खट्टी वस्तुएं मांगने के लिए नारंगी। ठीक है। उसके बाद में जन्म के समय बच्चे को किसमें झुलाते हैं? तो गीत का नाम। उसके बाद में लार आती है तो होलार। छोटा बच्चे को क्या बोलते हैं? गीगा। और बच्चे की माँ को क्या कहते हैं? जच्चा, है ना। उसके और बेमाता। बच्चे की मृत्यु हुई तो छेड़े, छेड़े गाए जाते हैं। उसके बाद में अगली बात बताई थी कि यहां से विवाह की। विवाह का पहला गीत कौन सा है और अंतिम पता ही नहीं है। कहां से कुगड़ी है? वो विवाह का अंतिम है, वो रात्रि जग्गा का अंतिम है। रात्रि जग्गा का पहला विनायक और अंतिम खेती का पहला तेजा और खेती के अंतिम लावणी। का मतलब क्या होता है? ठीक है, जब बारात का डेरा रखने के लिए जाती हैं तो जला, ये पूछा जाता है। और गाड़ी गीत कौन से कहलाते हैं? सीठने। दूल्हे की सालियां कौन सा गाती हैं? दुपट्टा गाती है। और जब लड़की जाती है तो उसको क्या दी जाती है? सीख। और सीख जिसको क्या बोलते हैं? सिखड़ली। और उसके बाद में लड़की का नाम दिया होता है कोयल बाई। और इन सब को मैंने कल शनिवार को रात को इन सब की व्याख्या करवाई है। जैसा पेपर आता है वैसी कथन के सवाल थे, सारे प्रॉपर थे। और एक चीज आपको कंफर्म हो गई होगी कि चीजें जो ये एक्स्ट्रा बोली जाती है ना, एग्जाम में वो आता है, लिखा हुआ कभी पेपर में नहीं आएगा। जितनी एक्स्ट्रा, अब कल एक आरपीएससी का पेपर हुआ है जो जूनियर अकाउंटेंट कैसे कुछ था, वो असिस्टेंट का है कोई, जिसको आज सॉल्यूशन में करवाऊंगा वैसे तो। पर उसके सवाल देखोगे तो आपको लगेगा यार सारी चीजें बदल गई। उसने ऊपर लिख दिया पाबूजी, पाबूजी के बारे में कौन सा कथन है सत्य है। उसने कोई देवी का नाम दे दिया, उसके बारे में कौन सा सत्य कथन है। तो अब तो ये लाइन टू लाइन आने वाली चीजें तो बंद हो गई, ये दिमाग में बिठा लेना। कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें से बहुत ही इजी सवाल बन रहे होंगे। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा सुनने पे ध्यान दिया करो, ना कि बोर्ड पे लिखा हुआ, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होता है सुने हुए से। आपको अगर उस चीज के बारे में एक्चुअल का पता होगा तो फिर चाहे पेपर बनाने वाला कितना ही घुमा घुमा के बनाए, आराम से चीजें आ जाएंगी। और जो मुख्य बोली जाती है वो लिखने की नहीं होती कि यार एक लाइन लिखूंगा। मैं इनको कनेक्ट करके पढ़ाता हूं कि भाई ये अपनी संस्कृति जो है वास्तविकता में ग्रामीण संस्कृति की शब्दावली है ये। तो ग्रामीण संस्कृति जिसको आती है उसके लिए तो सब्जेक्ट है नहीं, और जिसको नहीं आती उसके लिए सब्जेक्ट लगता है। अभी तक तो ऐसी कोई बात आई नहीं जो दिमाग पे लोड देने की है। अगर मान लो कि ये चीजें कठिन लगती हैं तो फिर सोच के देखो बच्चे साई को कैसे याद करते होंगे। उनमें तो लाइन टू लाइन याद करना पड़ता है? थ्योरी थिंकर जो भी होते हैं उनके, उन सबको नाम याद करना पड़ता है। तो सबसे आसान शब्दावली और सबसे आसान सब्जेक्ट होता है, इसको मजबूत बना लो। बाकी में अगर कम नंबर आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अभी रिट का पेपर हुआ, बातें मत करो। रिट का लेवल 1 का पेपर था, लगभग सवाल आए कल्चर और हिस्ट्री के 29 के आसपास लेवल 1 में।
अब आप एक बात बताओ, 5 सवाल हिस्ट्री के थे, बाकी कल्चर के थे। ये मान लो कि अपन 25 सवाल कल्चर के मान रहे, और 25 का मतलब ये होता है कि जिस बच्चे को अगर 25 सवाल आते होंगे तो उस लेवल 1 में 5 सवाल आते हैं हिंदी के, 5 इंग्लिश के आते हैं, 5 विज्ञान के आते हैं, 5 किसके आते हैं, गणित के। अगर ये कितने हो गए, ये तो 20 ही है, इन 20 को कम कर दे और अगर उसको जीके ठीक हो गई तो उसका तो बेड़ा पार है। और जो ये 5-5 के चक्कर में बेटा भी सबको आ रहे थे, हिंदी इतनी सरल थी, नॉर्मल से सवाल पूछे गए। इसलिए हमेशा उस सब्जेक्ट को पहले स्ट्रॉन्ग किया जाए जो आपके वेटेज अधिक होता है और सबसे ज्यादा काम में आता है। तो आगे लिखो, दिखा एक दो गीत और हैं, जैसे एक होता है मोरिया, और एक होता है चिरमी, और एक होता है पावना। एक होता है डुंगरिया। ये विवाह से संबंधित और हैं, बस बाकी सब आ जाएंगे। तो मोरिया गीत, मोरिया गीत में लड़की की सगाई कर दी जाती है और सगाई करने के बाद में पहले विवाह करने में समय लगता था, और इसका कारण मैंने आपको समझाया था, क्योंकि राजस्थान के लोग जो है वो खेती पे निर्भर है। खेती में जितना पैसा वो कमाएंगे, जब लड़की के विवाह के पैसे अलग से रखे जाएंगे और जितने साल में उसके विवाह के पैसे आएंगे तब जाके वो क्या करेंगे, उसका विवाह। तो 5-6 साल में लड़कियों के विवाह नहीं होते थे। तो एक लड़की होती है और वो कहते हैं कि भाई बारिश का समय था और रात को वो सो रही होती है, तो उनके घर के पास में एक मोर बोलता है। तब वो कहते हैं कि मोरिया अच्छो बोलो रे डरती रात में, मारे हिवड़े रे बैगी कटार मोरिया पीऊ पीऊ की वाणी छोड़ दे। वो कहती है कि तू पीऊ पीऊ बोलता है और मुझे पिया पिया याद आता है, और ये घर वाले कमबख्त हैं जो विवाह नहीं करवा रहे और तू पिया की याद दिला रहा है फालतू में। इसलिए फिर उन्होंने कहा कि आप ये वाणी छोड़ दे, कि तू पीऊ पीऊ की वाणी छोड़ दे। तब मोर कहता है मुझे क्या लेना देना है तेरे से, तेरे पति से, मैं तो मेरी मौज में गा रहा हूं। भाई बादल की बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, मुझे उमंग उठ रही है। और राजस्थान के जितने भी गीत है ना वो उमंग से भरपूर है। ये सवाल भी पूछा गया था। आपको ये क्लास ही इंपॉर्टेंस नहीं रखती कि यहाँ पे कोई ये कह दे कि मैं परफेक्ट तरीके से आपको सब कुछ करवा दूंगा। क्लास में मैं सब कुछ लिखवाऊंगा, पर जब तक आप सवालों की क्लास नहीं देखोगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि पैटर्न क्या है। इसलिए जो भी बच्चा बैच खत्म होने के बाद में भी जब भी क्लास लगे ऑनलाइन, जब आपकी भर्ती चले, उस समय में सिलेक्टेड चीजें उठाई जाती हैं कि इनमें से आएंगे तो आएंगे परफेक्ट तरीके से। और किसी को इस बात का अगर बिलीव नहीं हो तो इसी संस्थान के यूट्यूब पे, और वो तो लास्ट टाइम में करवाई गई है, जहां मैं पढ़ा रहा था वहां कल्चर की एक टॉपिक एक क्लास, यानी कि लगभग 18 क्लास करवा के आया था, और रिट का एक भी सिंगल बच्चा कह दे कि इसमें से सवाल बाहर है, लाइन टू लाइन। क्यों? पता रहता है, इतने सालों से इतने सवाल देख लिए कि कहां तक जा सकता है एग्जामिनर। आज बाबूजी के बारे में अब पूछा इस भर्ती में कि उसका कथन क्या होगा कल के पेपर में, रविवार को हमने बाबूजी के जिनके पढ़ा के आए वहां पे बाबूजी के ऐसे सवाल पता नहीं कितने सालों से करवा रखे हैं, और वो आपको अगर बिलीव नहीं हो तो उनकी पीपीटी मेरे पास अभी फोन में पड़ी है। हम हमेशा आधुनिक आगे का सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। हाँ, स्टूडेंट को भी यही करना पड़ेगा कि आपका एग्जामिनर कहां तक चला गया है। कई बच्चों को देखा होगा कि 3 महीने में पास हो जाते हैं, 3 से 4 महीने में, और एक ऐसा है दिल्ली आदमी जो 4 साल हो गई जयपुर में रोटियां तोड़ रहा है और फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। उसका कारण यही है कि वो एग्जामिनर को नहीं पढ़ पा रहा कि एग्जामिनर कहां तक जा चुका है। हमें जो चीजें आज तक एग्जाम में आ गई उससे केवल एक स्टेप आगे बढ़ना है। एक स्टेप में अगर आप आगे बढ़ गए तो फिर कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन, चाहे आपको कुछ भी नहीं आता हो, फिर भी नहीं रोक सकता। हम क्या करते हैं कि नोट्स में जो लिखा हुआ है उन्हीं चीजों को पढ़ते जा रहे हैं, किसी दूसरे के नोट्स उठा लेंगे। कोई बच्चा लग गया, उसने कह दिया कि ये किताब लिया, वहां से आ जाएगा, नहीं आता। अब आएगा ऑथेंटिक किताबों से, किसी को ला सकते हो तो आरबीएससी की लेके आओ 6 से 10 में, जिसमें अपना 9th में तो हिस्ट्री है और 10th में कल्चर है, बाकी 6 से 9 की किताबों में 2-2 लाइन दे रखी है, कोई काम की नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सारी लेके आनी है, 10th वाली लो
और एक हुकमचंद जैन साहब को पढ़ो, और एक जयसिंह नीरज, ये 3 किताबें कल्चर की, या तो वो पढ़ो या ये नोट्स पढ़ लो जो लिखवाए जा रहे हैं, और उसके बाद में एक क्लास जो शाम को कभी भी चलती है जो सवालों की होती है वो देख लो, बात खत्म। उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ चीजों की व्याख्या जो है ना वो सवालों में ही निकल के आती है कि वहां पे उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करना होता है। यहाँ पे आप चाह के भी नहीं सोच पाते, तो हमेशा के लिए जुड़ा रहना पड़ेगा, तब जाके चीजें क्लियर होंगी। अब यहां से वो कहते हैं मौर्य, तो विवाह के इंतजार में, विवाह के इंतजार में हमारी संस्कृति कितनी अच्छी रही होगी कि एक लड़की अपने माँ बाप से जाके ये नहीं कह सकती कि मेरा विवाह कर दो, नहीं, डर लगता है कि पिताजी डांटेंगे। और ये एक्चुअल में था भी, पुराने समय में जब शादियां वादियां होती थी या सगाई करके आते थे तो बच्चा सुन भी नहीं सकता है कि माँ बाप क्या बोल रहे हैं। आज तो माँ बाप पूछते हैं, बता तेरे को इससे विवाह करना है कि नहीं करना, या तेरी मर्जी बता दे क्या रही होगी। उस समय मर्जी वर्जी कुछ नहीं है, पति सीधा डायरेक्ट आएगा और फेरे करने के लिए आएगा, तब पता चलता है अच्छा इस राक्षस के साथ में विवाह होगा क्या। हाँ, वहां मर्जियों का कोई मतलब नहीं है। तो अपने यहाँ पर एक परंपरा रही कि या तो आप गीत गा के बताओ अगर ससुराल जाना है तो, या फिर आप सपने में किसी राजकुमार को अगर देख लेते हो तो उसके बाद में जाके वो लड़की बताएगी अपनी माँ को, तब विवाह योग्य माना जाता था। जाके जैसे मान लो कि ये आप पढ़ोगे इनकी कहानी, जैसे उजली जेठवा पढ़ोगे, है ना, मुमल जो वाली है वो कहानी पढ़ोगे महेंद्र की, उन सब में वो जब उनको पता ही नहीं होता कि हमारा विवाह भी हो गया क्या। खूब सारे ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं होता कि विवाह हो गया, बचपन में हो गया था। ढोला मारू का विवाह बचपन में हो गया था, पर वो मरवन जो होती है वो बड़ी जब होती है, 13-14 साल की, 15 साल की जब हुई, तो उसने एक दिन सपने में राजकुमार को देख लिया और उसने उसकी मम्मी को जाके बताया कि मैंने आज राजकुमार को देख लिया। उसको लगा तेरा राजकुमार तो फिक्स है, तूने कौन से राजकुमार को देख लिया। तब उसने कहा उसके पिता से कि इसको ससुराल भेजो, ये समय आ गया है। हमारी संस्कृति ऐसी ही थी, तो यहाँ पे ये माना जाता था। तो वो मौर्य गीत गाएगी, तब उसकी मम्मी सुनेगी, और सुनने के बाद में और फिर उसको ससुराल की तैयारियां, यानी कि अब उसका विवाह करवाया जाएगा। तो इसके सामने लिखिएगा, मौर्य के सामने, सगाई करने के बाद, मौर्य में लिखो, सगाई करने के बाद विवाह के इंतजार में, सगाई करने के बाद विवाह के इंतजार में गाया जाने वाला गीत, विवाह के इंतजार में गाया जाने वाला गीत, विवाह के इंतजार में गाया जाने वाला गीत। याद रहेगी बात। अगला चिरमी जो होता है, चिरमी एक पेड़ है, और ये मालवा प्रदेश का पेड़ है। कौन से प्रदेश का? फिर आपको लग रहा होगा कि मालवा प्रदेश का है, राजस्थान वाला, एमपी वाला एरिया है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, है तो मालवा का, तो हमारे क्या काम का है। तो अपने जो मेवाड़ वाले लोग हैं ना, इनके अधिकांशतः के नाना ही मामेरा नानेरा सबके मालवा में है। आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप एक बटालियन का नाम पढ़ा होगा, मेवाड़ मालवा बटालियन। और वो मेवाड़ मालवा बटालियन इसीलिए थी क्योंकि मालवा मेवाड़ वालों के कब्जे में था, उनके अधिकार क्षेत्र में था। जैसे आप ये नहीं पढ़ते कि नीमच वाला जो विद्रोह है, नीमच वाला विद्रोह तो पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो वो नीमच वाला विद्रोह जो होता है उसके बारे में। जैसे अभी उसने कालक्रम भी पूछा था कि बताओ, हिस्ट्री में पूछा था कि इन जो भी छावनियां हैं जो आप हिस्ट्री में पढ़ी होंगी कि भाई बन्नी ऐनक देख, इससे हो जाता है ये, ब्यावर है, नीमच है, एरिनपुरा है, नसीराबाद है, देवली है, खैरवाड़ा है, ये 6 छावनियां हैं। छावनी क्यों बनाई जाती थी? इसलिए बनाई जाती थी कि जहां पे कंट्रोल नहीं होता था। जैसे मान लो कि आप जयपुर से बाहर निकले, अजमेर की तरफ जा रहे हो और बीच में जंगल है, और जब भी कोई सामान लेके अंग्रेज जाते हैं या कुछ भी लेके जाते हैं, कोई भी व्यक्ति, तो वो वहां पे जंगल में लोग लूट लिया करते, तो वहां पर एक पुलिस की चौकी स्थापित कर दो, उसको छावनी कह दिया। छावनी का मतलब ये हो गया कि वहां हिंदू सैनिक भी है और उनपे अधिकारी एक कौन होता है? अंग्रेज अधिकारी। समझ में आई बात? यहाँ पे अपनी जितनी भी छावनियां थी, यहाँ पे लगभग 30 के आसपास अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे, सब पे कंट्रोल कर लिया करते। इन 6 छावनियों पे लगभग 5000 के आसपास यहाँ पे फौजी हुआ करते थे, तो ये छावनी बनाई जाती थी। अब पहले तो सबको पता होता है कि यार ये वाला एरिया जो है नसीराबाद है, यहाँ पे थी पहले। अब मैंने जब ऑनलाइन क्लास ली थी तो मैंने ऐसे बताया था
कि इसकी डेट अगर आपको याद नहीं रहे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको भी अगर ये याद नहीं है तो डेट कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट की तरह से सोचने का मतलब यही है, आप सीधे इस डायग्राम में ऐसे चलना है, यहां से यहां पहुंचो, यहां से यहां पहुंचो और यहां से यहां पहुंच जाओ, हो गया काम बस। अगर ये क्रॉस बनाना आ गया ना, हो सकता है कि आपको डेट याद नहीं है, नहीं पता यार, एक का याद रह सकता है 28 मई, ठीक है चलो 28 मई 1857 हम याद रख लेंगे। उसके बाद में हमें तो नहीं पता नीमच वाली कब हुई है, हमें तो नहीं पता ऋणपुरा कब हुई है, क्योंकि हिस्ट्री कोई एक सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ना है, 16 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हमें तो अलग तरीके चाहिए। तो यहां से डायरेक्ट आप इसको पकड़ो, ये डायग्राम बनाओ, ये नीमच हो गया, नीमच तभी होगी, उसके बाद में ये ऋणपुरा हो गया, पाली वाला एरिया तभी यहां होगी, और ये कोटा की जन विद्रोह है, ना कि छावनी थी, जनता के द्वारा किया गया विद्रोह। हो गई डेट 28 मई, 3 जून, 21 अगस्त और ये 15 अक्टूबर। अब आपको डेट याद नहीं है तो भी हो जाएगा, तो यहां से आप याद रखो। तो ये देखो, मेवाड़ के नीचे कंट्रोल में कौन सी हुआ करती थी, मालवा, मेवाड़ मालवा बटालियन जिसको कहते हैं, और इसीलिए मालवा प्रदेश में एक लड़की का, मेवाड़ की लड़की है, उसका विवाह कर दिया मालवा में, और मालवा में जाने के बाद में वो देखती है वहां एक पेड़ को, उस पेड़ को देख के उसको अपने पीहर की याद आती है, क्योंकि ऐसा पेड़ मेवाड़ में भी है, चिरमी का एरिया सेम सेम सा, पहाड़ी क्षेत्र है मालवा वाला भी और ये भी, तो वहां की भौगोलिक स्थिति भी सेम होगी, पेड़ पौधे भी सेम होंगे, तो वहां जाके जब पेड़ को देखती है तो याद आती है कि अच्छा ये पेड़ तो मेरी तरफ भी था, और फिर उस पेड़ को देख के और अपने माता पिता की भी याद आती है और दादा की भी याद आती है। तो मालवा प्रदेश में पीहर की याद आने पर कौन सा गीत गाया जाता है, चिरमी। समझ में आ गई बात, लेगा लेको। मालवा प्रदेश में पीहर की याद आने पर, पीहर की याद आने पर, पीहर की याद आने पर गाया जाने वाला गीत, पीहर की याद आने पर गाया जाने वाला गीत, लिख दिया। ये सब जानते ही हो। पावना कौन होता है, जमाई के ससुराल आने पर, तो ये पावना पहले ही गाते थे, अब तो कोई नहीं गाता। आजकल वाले तो पावने वहीं बैठे रहते हैं, अड़ोस पड़ोस में विवाह होते हैं, लव मैरिज ज्यादा होने लग गई ना। पुराने वाले पावना एक बार सगाई करके चला गया, विवाह हो गया, विवाह के बाद में तभी आएगा जब आपके कोई प्रोग्राम होगा, उसके भाई का विवाह है, लड़की के, उसके बहन का विवाह है, और वो भी बुलाने पे, नहीं तो फिर उसके पिता आया करते, बड़े रिश्तों में तो उनके पिता ही आते थे, पावना कभी नहीं आता था। तो वो इसीलिए गाते थे कि पावना घर पधारो। आजकल वाले तो कहते हैं पावना घर से निकलो, क्योंकि वो रहता ही वही है, आधे जगह तो वहीं रहते हैं। अच्छा, अपनी साइड में ये थोड़ा सा ठीक है मामला, भाई मेवाड़ की कल्चर में ये ठीक था कि वहां दहेज नहीं लिया जाता। अपनी साइड में ये मामला ठीक है कि अपने ऐसे विवाह नहीं होते, ग्रामीण संस्कृति की बात कर रहा हूं, शहरों की बात नहीं होती। संस्कृति हमेशा ग्रामीण की होती है। शहरों में तो हो सकता है कि अड़ोसी पड़ोसी विवाह कर रहा होगा, क्योंकि उनकी जाति भी अलग हो सकती है, उनका धर्म भी अलग हो सकता है, उनके गोत्र भी अलग हो सकता है। पर मेवाड़ में भी ऐसा होता है कि गांव की गांव में विवाह हो जाता है, अपने ऐसा नहीं हो सकता। अपने तो कम से कम 10-15 किलोमीटर तो दूरी देखी जाएगी। उनके जैन समुदाय ज्यादा है ना, उधर जैनियों की बात कर रहा हूं, गांव के गांव में विवाह होता है, उसी गांव में विवाह हो जाता है। दूसरे समुदाय के जैनी होते हैं, उनके विवाह कर देते हैं। अपने तो यहाँ 5 गोत्र बचाए जाते हैं, 5 गोत्रों में से भी फिर क्या नाम है, फिर विवाह होता है तो भी 10-15 किलोमीटर तो दूर होता है। ऐसा तो कभी नहीं होता कि गांव की गांव में विवाह हो जाए, ऐसा तो मैंने तो नहीं देखा। आपने हो सकता है देखा हो, गांव में होते कोई नहीं होते। हाँ, ये संस्कृति थोड़ी अच्छी है उधर। जैसे ये आप पढ़ते होंगे ऋषभ देव जी का मंदिर जो है दुलेव गांव में, उसी गांव में लड़की का विवाह उसी में लड़के का वहीं हो रखा है, आसपास में। पर एक बड़ी चीज है जैनियों में विवाह की, बड़ा कंसेप्ट होता है, वहां पे विवाह तब करते हैं जब लड़के के नाम पे प्लॉट हो, लड़की तभी देंगे उसको, क्योंकि जैन समुदाय तो वैसे ही व्यवसायिक जाति ये धर्म है, वो तो बहुत पैसा वाले लोग होते हैं, वो तो लोगों को काम देते हैं। तो ये बात है, तो उस लड़के के नाम पे प्लॉट हो, उस लड़के के नाम से अलग से मकान हो, तब जाके उसके कोई विवाह करता है। तो अपने कल्चर इस मामले में ठीक है कि अपने दूर विवाह होते हैं। तो जवाई जी आने पे पावना ही बोलते हैं, तो लिख लो इस गीत को।
जमाई के ससुराल आने पर, जमाई के ससुराल आने पर, जमाई के ससुराल आने पर गाया जाने वाला, ससुराल आने पर गाया जाने वाला, लिख लिया। फिर आता है डुंगरिया गीत, इसमें लिख दो सीधा ही। बहन द्वारा भाई को बुलाने के लिए, बहन द्वारा भाई को बुलाने के लिए कि मुझे यहां से लेके जा। सीधी बात यह है कि पीहर जाने के लिए, कोष्टक में लिख ले सकते हो, पीहर जाने के लिए। भाई ससुराल में है तो भाई को क्यों बुला रही है कि ले भाई मुझे पीहर लेके जा। तो इसलिए ये बहन द्वारा भाई को बुलाने के लिए कौन सा गाया जाता है? डुंगरिया। ठीक है, ये आपके विवाह से संबंधित होते हैं। अगला आता है मृत्यु। मृत्यु से संबंधित गीत। देखो, बच्चे की मृत्यु के छेड़ कर रहा था इसलिए याद रह गया। इनमें भी याद नहीं रखना, पहले लिखना मत, सुनो। मर्ष्या, मर्ष्या गीत होता है। अब इसमें क्या रखना है? ये देखो शब्द मर मतलब क्या होता है? बस, तो ये मृत्यु का गीत है। इनमें बहुत सारी चीजें इनमें ही छुपी हुई है, हम उनको रट रहे थे आज से पहले, बस इतना सा था। अच्छा, मृष्या कब गाए जाते हैं? सुनना। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, प्रतिष्ठित व्यक्ति की अच्छा, एक साहित्य में भी चलता है मर्ष्या। मर्ष्य लिखे जाते हैं जब एक शब्द आ रहा है इसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति, इसका मतलब आम आदमी मरे तो मर्ष्या कोई नहीं गाता। जैसे कोई भी मर गया डोकरा, सामान्य है, उसको उसके घर वाले ही जानते हैं, गांव के लोग भी नहीं जानते, या गांव के जानते हैं, तो प्रतिष्ठित नहीं है। प्रतिष्ठित पहले कहते थे राजा महाराजाओं को। अगर किसी राजा की मृत्यु होती तो मरने के बाद उनके मर्ष्य लिखे जाते कि भाई राजा इतने युद्ध उसने लड़े, इतने हाथियों के साथ में लड़ाई की, घोड़ों के साथ में लड़ाई की, इतने लोगों को मारता हुआ मरा, यानी कि उसकी प्रशंसा की जा रही है उन गीतों में। उसने सामाजिक कार्यों में ये करवाया गया, तभी तो इतिहास बनता है कि बाद में आपको पढ़ने को कैसे मिला, इसीलिए तो मिला। तो प्रतिष्ठित केवल राजा है यहाँ पे, और कोई भी नहीं हो सकता। सामान्य व्यक्ति मरेगा तो उसको प्रतिष्ठित नहीं माना जाता। आपका एग्जाम में अधीनस्थ बोर्ड का पेपर जो है वो 3-4 बार पूछ चुका, जगपत राम मर्ष्या, जगपत राव मर्ष्या। और ऐसे पूछता है कि जगपत राम मर्ष्या में जगपत कौन है? तो जगपत में होगा जगत सिंह। ऐसे ही पूछता है कि राजा कौन है ये जिसके मर्ष्य लिखे गए और जिनकी प्रशंसा की गई है? तो जगत सिंह के, मेवाड़ के महाराणा जो थे जगत सिंह, उनके बारे में है ये। और ये जगपत राम मर्ष्या जगत सिंह जी से संबंधित है। दूसरी बात, एक मर्ष्य ऐसे हैं जो जीते जी लिख दिए गए। कला रायमलोत रा मर्ष्या, या कुंडलियां भी कहते हैं, और ये लिखे थे पृथ्वीराज राठौड़ ने। पृथ्वीराज राठौड़ इसका चाचा ही है। तो पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखे गए। कल्ला रायमलोत जो थे ये सिवाना के जागीरदार हुआ करते थे। आपको मैंने पढ़ा रखा है, सिवाना, कनाना, नगाना सब बालोतरा में चले गए अभी फिलहाल। तो ये सिवाना के जागीरदार थे, और कहते हैं कि भाई एक बार मुगल बादशाह के दरबार में चले गए थे, क्योंकि सब लोगों ने संधि कर रखी थी, चाहे राठौड़ चाहे कोई भी हो, सबने अकबर के साथ में संधि की है।
सबसे लास्ट में संधि करने वाली रियासत मेवाड़ थी। मेवाड़ के अलावा सब लोगों ने बहुत पहले कर ली थी, तो इन्होंने भी संधि कर रखी थी। तो अकबर ने कोई मीटिंग बुलाई और उसमें ये चले गए। तो बूंदी से सुरजनहाड़ा भी गया था। सुरजनहाड़ा संधि करना नहीं चाहता था। सुरजनहाड़ा को संधि करवाने का रोल रहा था मानसिंह का, जयपुर वालों का, क्योंकि अकबर तो जानता ही नहीं है ना इधर की कल्चर को कि एक राजा को कैसे बंदी बनाया जा सकता है, एक राजा को संधि कैसे करवाई जा सकती है। वो तो इधर के राजपूत ही जान सकते हैं ना उस चीज को। तो आपके घर की कमियां आपका परिवार जान सकता है, आपके परिवार के बाहर के लोग थोड़ी जानते हैं कि आपकी कमी क्या है। तो उसी प्रकार से मानसिंह पहली बार अगर किसी अभियान के तहत गया है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है जो सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, वो इसलिए पूछा गया था मानसिंह का क्योंकि वहां बारीक से बारीक चीज पूछ सकता है मानसिंह की ग्रेड फर्स्ट में, ग्रेड सेकंड में, इनमें और आरएस में, क्योंकि इनमें सिलेबस दिया होता है। केवल आमेर से पूछता ही मानसिंह है, मारवाड़ से केवल रावचंद्र सेन ही पूछता है, बीकानेर से केवल राय सिंह पूछता है। उनका बहुत पेपर सरल की बात होती है। आपके तो क्या लिखता है, राजस्थान का इतिहास, अब इसमें तो सब आ गए, चाहे कहीं का भी कोई भी राजा हो। उनके तो ऐसे फिक्स है, आरपीएससी ने फिक्स कर रखा है। इसलिए मैं तो ये कहता हूं, चाहे मध्यकालीन कोई आदमी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करता है ना, वो चाहे मध्यकालीन नहीं पढ़े तो भी उसका उत्तर गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन में आए एक ही गा। भाई जैसे मान लो उन्होंने ये पूछा कि बीकानेर के वह कौन से राजा थे जो अकबर के कहने पर ठट्टा अभियान के तहत गए। आपको नहीं पता ठट्टा अभियान के तहत कौन गया था, पर आपको ये सिलेबस में तो पता है ना, केवल राय सिंह को पूछेगा, उत्तर राय सिंह करना है, बात खत्म। उसमें ऑप्शन में भी तो बीकानेर के ही आते हैं, अनूप सिंह, कर्ण सिंह, राय सिंह, गज सिंह, बस। तो उसका उत्तर ही राय सिंह है, क्योंकि आपने सिलेबस में वही दे रखा है। इसलिए मिडाइवल नहीं पढ़े तो भी चल जाए काम, तरीके ढूंढने पड़ेंगे कौन सी चीज को कम पढ़ा जाए, कौन सी को ज्यादा पढ़ा जाए, तब जाके पता चलता है। तो सिवाना के ये थे, ये भी चले गए और सुरजनहाड़ा संधि करके बैठ गया। जब संधि करवाई गई मानसिंह के द्वारा तो सुरजनहाड़ा का पद बढ़ा था, क्योंकि उम्र में बड़े थे। तो अकबर यहां बैठा है तो वो जस्ट पास में बैठा था। अब अकबर सुरजनहाड़ा से कहता है कि आपकी बेटी बानकवर जो है उसका बारे में सुना है कि वो बड़ी हो गई है और आप उसके लिए दूल्हा देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप दूल्हा नहीं देखें और उस लड़की का विवाह मुझसे ही करवा दे। और सुरजनहाड़ा एक तो जबरदस्ती संधि की है और वैवाहिक संबंध तो मरे ही स्थापित नहीं करेगा वो, इसलिए उसको लगा कि मैं नहीं करना चाहता। तो सुरजनहाड़ा पीछे देखता है, पीछे सबसे पीछे पीछे कल्ला रायमलोत बैठा था। और सुरजनहाड़ा जैसे जैसे राजपूतों की तरफ देखता है, राजस्थान वालों की तरफ, सब गर्दन झुका लेते हैं, क्योंकि सुरजनहाड़ा ने ठान रखी थी कि जो भी आदमी गर्दन सीधी करके और अकबर की तरफ देख रहा होगा, मैं अपनी बेटी के विवाह उसी के साथ में करवा दूंगा और अकबर के साथ नहीं करवाऊंगा। ये लास्ट में बैठा हुआ था और ये अपनी मूंछों पे बट लगा रहा था, पीछे खड़ा हुआ और आराम से देख रहा था अकबर की तरफ। तब उसने कहा सुरजनहाड़ा ने कि महाराज गुस्ताखी माफ, पर आप जिसके बारे में कह रहे हो मेरी बेटी कि उसके साथ विवाह करवाओ, उनकी सगाई तो मैंने बहुत पहले कर दी है। उनका किसके साथ में? बोला वो पीछे खड़े उनके साथ में। अकबर समझ गया था कि 2 नंबर की बात की है इसने, इसलिए फिर वो भंग कर देता है उस सभा को। ये दोनों बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते ही सुरजनहाड़ा इसको कहता है कि तू यहाँ से घोड़ा लेके सीधा बूंदी जाना है, तेरे घर मत जाना, पहले वहां सगाई करना, उसके बाद में कहीं जाना, ताकि इसको पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो ये दोनों को मारेगा। उसके बाद में ये डायरेक्ट आए और बानकवर से सगाई कर लेते हैं और वापस जाते हैं सिवाना। और सिवाना जैसे ही गए तो इनको अकबर बुला लेता है, कोई अभियान के तहत भेजता है। तो ये इसको पता था कि उसको पता चल गया, तो ये यहां से जब गए थे ना, उससे पहले ही सर की केसरिया पगड़ी बांध के गए थे। और राजपूत जब केसरिया पगड़ी बांध लेता है, इसका मतलब सामने वाले को मार देगा या मर जाएगा। तो इसके साथ एक मुगल सेनापति भी गया था, उसने इससे सवाल किया था युद्ध करने के लिए गए तब, क्या आपने केसरिया पगड़ी बांध रखी है? आपने, मैं युद्ध देख रहा हूं अभी तक तो एक को भी नहीं मारा। इसने उसी को ही मार दिया। ले भाई तू जल्दी से लट, और वहां से बागी हो गया और बागी होके डायरेक्ट पहुंचा झालावाड़, क्योंकि पृथ्वीराज राठौड़ वो अकबर के दरबार में था। तो ये सोचा कि उनसे मिल लेता हूं एक बार। और जब वो झालावाड़ की जागीरी दे रखी थी पृथ्वीराज राठौड़ को, एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को जागीरी दी थी यहाँ की झालावाड़ गागरोन के किले की। ये गागरोन पहुंचता है, पृथ्वीराज राठौड़ को लिखने का शौक था, वो पुस्तकें लिख रहे होते हैं, डिंगल भाषा के हेरोल्ड्स कहलाते हैं। डिंगल पे बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है, एकमात्र कवि है
जिसने भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी की व्याख्या की है। ये दुनिया राधा की व्याख्या करती है और भगवान श्री कृष्ण सामने उनके प्रकट हुए और वेली कृष्ण रुक्मिणी बचनिका की रियल कॉपी कृष्ण खुद लेके चले गए थे बूढ़े होके, कि बूढ़ा बन के उनके सामने आए थे और ये उनको भेंट करने के लिए गए थे कि एक पहला व्यक्ति जो रुक्मिणी के बारे में लिख रहा है, ये दुनिया तो राधा ही राधा करती रहती है। इसलिए तो कहते हैं कि उनके पास में जब वो लिख रहा था तो इसने पूछा कल्ला रायमलोत ने कि ये क्या लिख रहे हो। उसने कहा मरसे लिख रहा हूं, तेरे काम की नहीं है। उसने कहा मेरे भी लिख दो। उसने कहा मरने के बाद लिखे जाते हैं, मेरे भी लिख दो। ये कौन सा मतलब हुआ, अभी तुम मरा थोड़ी है। तब उसने कहा कि जीते जी लिखो। उसने कहा जीते जी लिखो, इसका मतलब समझता है कि इसमें जो मैं लिखूंगा ना वैसे तेरे को मरना पड़ेगा। उसने कहा जैसे लिखोगे वैसे ही मरूंगा। कोई तो मरने के बाद में आप किसी की प्रशंसा लिखते हो कि 100 हाथियों को मारा, 50 हाथियों को मारा, घोड़ों को मारा और लोगों को मारा। तुम लिखो इसमें, अगर तुम 1000 आदमियों को मारते हुए लिखोगे तो 1000 को मारते हुए मरूंगा, आप भी क्या याद रखोगे, है ना। और उसके बाद में कहते हैं कि जैसे मरसे उसमें लिखे गए वैसे के वैसे लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। इसीलिए जीते जी किसी के मरसे लिखे गए हैं तो वो कौन है, कला। कला रायमलोत का थड़ा सिवाना के किले में बना हुआ है। थड़ा का मतलब ये होता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, जैसे जसवंत थड़ा पढ़ते हो ना, जसवंत सिंह जी का है, जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो गई, उनको जला दिया गया और जलाया जहां पे गया उसी के ऊपर अगर कोई महल बनता है तो उसको थड़ा कहते हैं। उसकी याद में महल बनता है तो जसवंत महल कहलाता है। बात समझ में आ गई। तो थड़ा का मतलब ये होता है जहां मरता है यानी कि शमशान घाट में, वहीं पे उसका क्या बनवा दिया, महल। इनका भी बना हुआ है। तो कल्ला रायमलोत का थड़ा जब अगर आपसे पूछ ले तो थड़ा भी कहां पे है, इसी जगह पे, सिवाना में। एक मर्ष्य होता है, एक गीत होता है हरजस, और हरजस को आरबीएस से लिखती है हर का हिंडोला। हर का हिंडोला ये गीत होते हैं और ये गाए जाते हैं वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर। वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाने वाले हरि के भजन, मृत्यु पर गाए जाने वाले हरि के भजन, हरि के भजन, ये क्या कहलाएंगे, हरजस कहलाएंगे। अच्छा, ये शब्द कोई हरजस नहीं होता है, ये मूल शब्द होता है हरिजस, क्योंकि हर का मतलब तो शिव होता है। हर हर महादेव ऐसे बोलते हैं ना अपन, तो उसका मतलब तो शिव होता है। और यहां पे हम कह रहे हैं कि हरि के भजन, वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु को गाए जाने वाले हरि के भजन। हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण या विष्णु, इनके अलावा। और हम पूरा शब्द लिख रहे हैं हरजस, इसका मतलब हम शिव की पूजा कर रहे हैं, है ना। नहीं, मरने के बाद में भगवान विष्णु को याद किया जाता है, हरि के भजन गाए जाते हैं ताकि ये डोकरा लंबी उम्र पाके मराए। पहले तो वृद्ध के गाए जाएंगे तो लंबी उम्र पाके मराए, तो महिलाएं इसलिए गा लेती हैं ताकि भगवान इसको लेके जाए तो अब इसको स्वर्गलोक में लेके जाए। नरक तो भूमि पे ही है, स्वर्ग है आपके पास में तो। और हम ये प्रार्थना करते हैं आपसे कि इसको कोई भी यातना नहीं दे। तभी तो कहते हैं भाई जीते जी किसी ने कुछ भी नहीं किया होगा, पर व्यक्ति के मरने के बाद में तो 2 नाम भगवान के ले लिए जाए ताकि उसके आगे का जीवन जो है वो सुधर जाए, उसको यमलोक में जब ले जाया जाए तो ढंग से ले जाए। इसलिए मानते हैं इसको कि भाई हरि के भजन करो तो फिर यानी कि डोकरा जो है वो व्यवस्थित रूप से पहुंचेगा स्वर्गलोक में। और अगर बाद में भी आप पीछे से गालियां निकालोगे, तिजोरी की चाबियां नहीं देके गया और सोना नहीं बांट के गया या जमीन नहीं बांट के गया, तो फिर उसको उतनी यातनाएं मिलेंगी कि ऐसी औलाद तेरी देख ले कैसी है ना। तो इसीलिए आप याद रख सकते हो, हर का हिंडोला और हरजस जो गीत होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं, वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर किसके भजन गाए जाते हैं, हरि के। जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की, राजा की मृत्यु होती है तो क्या गाए जाएंगे, मरसिए। और जब कोई डोकरा मरेगा तो हरजस, याद रह जाएगा। कल्ला रायमलोत के क्या है, मरसिए कैसे लिखे गए थे, जीते जी लिख दिए गए थे। और जगपत राम मरसिया में जगत सिंह कौन है, जगपत है, याद रह जाएगा। उतारो देखा इसको एक बार, ये मृत्यु से संबंधित खत्म हो गए। आज सुबह 8 बजे किसकी लगी क्लास, इंग्लिश। 7 बजे से चल रही थी क्लास, पहुंच जाते हो तुम सब। आज तो सुबह ठंड भी थी ना, बारिश हो रही है बार बार। इंटेलिजेंट हो इसलिए टाइम पे आ जाते हो, बस क्लास में बैठ के ही बातें करते हैं हम तो
इसमें नहीं दे रखा। लाइव दे रखा होगा। बातें करने की आदत तो इनको है। इनकी लंबी क्लास से लगाओ तब पूरा होगा। एक एक घंटे में 2-2 घंटे में कभी नहीं होगा। हाँ, इतना तो बच्चा बैठ भी सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। नहीं, मैं हूं तो यहीं का ही, पढ़ाता वहां था। है? नहीं, मैं एक में ही जाता हूँ बस। अब फिर शुरू हो गए ना। बैच जितना पुराना होता जाता है उतना ही उसकी आवाज निकलने लग जाती है। इसलिए समय बढ़ा दो इनका फिक्स कि 4 से 5 महीने में कंप्लीट करवाना ही है, तभी बच्चे शांति से बैठे रहेंगे और ये पढ़ लेंगे। फिर बाद में इनको लगने लग जाता है ये तो अपना घर ही है, मन मर्जी आएगी वो करेंगे। लिख दिया गया ये? चलो अगला लिखो, विरह गीत। देखो अभी वर्तमान में, बस अब बातें नहीं है यार, अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा सवाल आ रहे थे जन्म, विवाह और मृत्यु से, है ना। तो ये एक सीक्वेंस है, आप ऐसे कैसे रीति रिवाज पढ़ोगे तो दोबारा रिपीट होगा ये, क्योंकि रीति रिवाज भी वही है, जैसे अपन ने ये गीत पढ़े हैं वैसे ही रीति रिवाज होता है। तो ये 3 तो ये हो गए। अब हम पढ़ेंगे विरह, जो ज्यादातर पूछा जाता है।
और विरह बड़ा सिंपल है, क्योंकि राजस्थान, अब लिखना नहीं है, सुनना है पहले। राजस्थान का राज्य गीत जो है वो भी विरह है। और राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम। और ये राज्य गीत जो होता है, इसकी जो गाने की शैली होती है, जिस राग में ये गाया जाता है, वो कौन सा है? मांड राग है। और इस मांड शैली कौन से प्रदेश की है? पश्चिमी राजस्थान की। कौन सा प्रदेश होगा? पश्चिमी राजस्थान। अच्छा, पश्चिमी राजस्थान की शैली तो है, पर इस मांड शैली की शुरुआत अगर किसी जिले से है तो इसकी शुरुआत मानी जाती है जैसलमेर से। कौन सा एरिया? अच्छा, इसको रटना नहीं है। ज्योग्राफी में जब पढ़ते हो शहरों के प्राचीन नाम या विविध नामों में, या हिस्ट्री में पढ़ते हो बिजोलिया शिलालेख जो है, उसमें अगर आप प्राचीन नाम पढ़ोगे तो ये मांड रियल में कहते ही जैसलमेर को है। इसलिए हर एक चीज को कनेक्ट करके पढ़ना सीखो, ताकि आपको ज्योग्राफी का वर्ड याद आया तो तुम याद रह जाए। तुम्हें नहीं पता कि मांड राग होता है, पर तुम्हें ये तो पता है कि मांड जो है वो कौन सा प्रदेश है? जैसलमेर। इसलिए आप जैसलमेर कर जाओ। इसलिए मांड शैली की शुरुआत जैसलमेर से ही मानी जाती है। पश्चिमी राजस्थान की गायन शैली है। उसके बाद में अगली बात आती है यहाँ पे कि ये जो गायन है मांड या केसरिया बालम जो है, ये आरटीडीसी का मोटो है। आरटीडीसी का स्लोगन, मोटो है, स्लोगन है कि केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। एक बार बीच में इन्होंने स्लोगन को चेंज कर दिया। टूरिज्म विभाग को बोलते हैं आरटीडीसी, तो टूरिज्म विभाग वालों ने स्लोगन को चेंज किया कि जाने क्या दिख जाए, लोगों को भ्रमित करने के लिए। कुछ नहीं दिखा, आने बंद हो गए पर्यटक। इसलिए फिर वापस से क्या किया? केसरिया बालम। रियल में ही राजस्थान को जानते इसी सॉन्ग की वजह से ही है। साउथ से कोई व्यक्ति चलता है, उससे भी जाके आप पूछ सकते हो क्यों? क्योंकि अपनी संस्कृति जो है ना, ये पूरे भारतवर्ष की संस्कृति एक तरफ और हमारी संस्कृति एक तरफ, हमारा पहनावा एक तरफ, हमारा रहन सहन एक तरफ, हमारा खान पान एक तरफ, सब जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि ये कपिल वपिल, इनको तो क्या ही पता राजस्थान कैसा है, या कोई भी बड़ा सिंगर जो होता है उसको क्या पता राजस्थान कैसा है। पर अपना पहनावा जो है ना, वो अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। जब एक महिला उनके उस पर बैठी हुई होती है, उसमें जाती है, तो कपिल उसको देख के पहचान जाता है। किस लिए भाई? पहनावे की वजह से। आज के व्यक्ति के पहनावे की वजह से थोड़ी पहचानते हैं। आज आपको कोई थोड़ी जानता है, आपके पूर्वजों की चीजों को जानते हैं। आज मेवाड़ का बच्चा ये कहे कि साहब पर्यटक जो होते हैं वो हमारी वजह से आते हैं। क्यों आते हैं? तुम्हें तो गांव का गली का कोई आदमी नहीं जानता जो तुम्हारी वजह से आते हैं। वो तो सब किसकी वजह से आते हैं? जो महाराणा थे उनकी वजह से आते हैं। प्रताप की वजह से पूरा मेवाड़ कमा के खा रहा है। सीधी बात यही है, क्योंकि वहां से जब चलता है तो व्यक्ति ये सर्च करके नहीं चलता कि मेवाड़ में कौन से पर्यटन स्थल है। तो पर्यटन स्थल के नाम पे दो जगह आएंगी, एक फतेह सागर, एक पिछोला, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। वहां से जब चलता है तो ये सर्च करके आता है हल्दी घाटी, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़। क्यों? क्योंकि इतिहास था, इतिहास की वजह से सब जानते हैं। और अभी किसी व्यक्ति ने प्रशंसा भी की थी साउथ के ने कि कुंभा की प्रशंसा कर दी। राजस्थान कुंभा को नहीं जानता होगा, और कुंभा की प्रशंसा में उसने कहा था कि वो महाराणा कुंभा है जिसने 62 युद्ध लड़े थे। तुम क्या जानते हो? अपने इतिहास में कोई एक युद्ध पढ़ाते हैं अपन, सारंगपुर का युद्ध, और वो साउथ का आदमी कह रहा है कि 62 युद्ध लड़े गए थे। और एक्चुअल बात है, आप कभी हीराचंद ओझा जी को पढ़ो, उनके 62 युद्धों का उल्लेख है। और एक वो व्यक्ति जो रोज लड़ाइयां लड़ रहा है, और उसके बाद में उसकी स्थापत्य कला इतनी मजबूत है, उसके बाद में उसकी साहित्य का काम इतना मजबूत है। नहीं तो कोई आदमी लड़ने जग गया है ना, जैसे महाराणा प्रताप लड़ रहे थे लड़ाइयां, तो उनकी कोई स्थापत्य कला नहीं है। बताओ कौन सा महल बनवा दिया, बताओ कौन सा मंदिर बनवा दिया। क्योंकि लड़ाई जब लड़ी जाती है तो स्थापत्य काम नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है कि तुम महल बनाओ और मैं लड़ लूंगा, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। या ना कोई लेख पे काम किया जाता है। पर वो ऐसा व्यक्ति है, ये तो उद्दा ने मार दिया, नहीं तो तुम्हारे लिए तो जीके और बढ़ जाती, और 2-4 सवाल ज्यादा आते। ये कह रहा है सही काम कर दिया सल्टा दिया तो ठीक रहा, हद हो गई। उसके बाद में अगली बात आती है, यहाँ पे इसकी जो पहली कलाकार है, ठीक है, यहाँ तो बोल दिया कि सही काम कर दिया, मेवाड़ में जाके मत बोल देना, नहीं तो वापस ही नहीं आएगा।
ये ध्यान रखना। उसके बाद में क्या नाम आता है, मांगी बाई, ये इसकी पहली कलाकार है। अच्छा, ये मांगी बाई वो नहीं है जो 13 ताली में आपने पढ़ी है, नहीं, वो चित्तौड़ की थी, ये उदयपुर की रहने वाली है। और इन्होंने पहली बार इसको गाया था केसरिया बालम को। और आजकल ऐसे ही सवाल आते हैं, और ये फैक्ट कोई मेरा नहीं है ना कोई गाइड का है, 10th की बुक का है, सीधी बात ये है। उसके बाद में अगली बात आती है कि इसकी प्रसिद्ध कलाकार, ज्यादातर एग्जाम में यही आता है। प्रसिद्ध कलाकार सब जानते भी होंगे, कौन है, अहिल्या जिला बाई, अहिल्या जिला है बाई। और ये जिला है बाई जो होती हैं, ये राजस्थान में बीकानेर के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले थे, बीकानेर। तो किस राजा के दरबार में थे, गंगा सिंह जी दरबार में, गंगा सिंह जी के दरबार में गायिका थी ये भी याद रख सकते हो। और इनको पद्मश्री कब मिला, 1982 में। एक बार इसको चेक भी कर लेना, 82 ही है ना, फिर भी अगर कोई डाटा हो जाए तो। उसके बाद में इनको उपनाम में कहते हैं मरु कोकिला, मरु कोकिला ये कहा जाता है ना। जैसे कहते हैं कोर्ट ऑफ सिंगर, अभी एग्जाम में आया था, वो यही है, कोर्ट ऑफ सिंगर के नाम से भी इनको, ये मरु कोकिला इन्हीं की वजह से कहते हैं कोर्ट ऑफ सिंगर। ये अभी अपने इसमें पूछा गया था रिट में कि भाई इसको मिलान करके बताओ, सिंगर आ गया तो ये आप वैसे भी कर जाते। अहिल्या जिला बाई थोड़ा बहुत जानती थी मांड गायन की शैली, इनकी बुआजी को आती थी, बुआजी बड़ा अच्छा गाती थी। और दरबार में गंगा सिंह जी की नौकरी तो बुआजी करती थी, और बुआजी की उम्र खूब सारी हो गई थी, तो बुआजी अपनी इसको साथ में लेके जाती है, भतीजी को, अहिल्या जिला बाई को, इसलिए कि महाराज के दरबार में छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी तो जीवन यापन हो जाएगा। ये व्यवसायिक गीतों में भी आता है, पैसा कमाने के लिए भी गाई जाती है मांड गायन। आप पढ़ोगे आगे व्यवसायिक राग शैलियां जो पैसा कमाने के। मैं तो एक सिंपल बात बता दूं, जो भी राजाओं के दरबार में गाए जाते थे वो अधिकांश तो व्यवसायिक होता है, सीधी बात ही होती है, क्योंकि पैसा कमाने के लिए। जब सामंती प्रथा शुरू हुई थी ना, सामंत जब प्रभावी हो गए थे ज्यादा राजाओं पे, तो उस समय में लोग जो थे उन्होंने गायन को अपना लिया कि यार इनमें कब तक नौकरी करते रहेंगे, ये खेतों में कब तक करते रहेंगे। तो उनको लगा अपन डायरेक्ट राजा के दरबार में गाने के लिए, क्योंकि राजा गाने के लिए बुला सकता है, वैसे नॉर्मल आप आदमी हो तो कोई राजा नहीं बुलाएगा, पर गाना अच्छा आता है, नाटक करना आता है, नृत्य करना आता है, तो राजा आपकी कला को देखने के लिए, क्योंकि उनको भी खुश होने के लिए कुछ तो चाहिए, इसलिए फिर वो उस समय बुला लिया करते। तो ये दरबारों में से ही शुरू हुई है, और दरबारों से जो भी गायन शुरू हुई है वो मानो कि क्या है, व्यवसायिक है, पैसा कमाने के लिए की गई है। तो उनको लगा इस छोटी सी लड़की को भी अपन काम दिला देते हैं। अब उसको भी साथ लेके गई। एक दिन गंगा सिंह जी, जब रोज रोज लड़की आती है तो गंगा सिंह जी ने कह दिया कि ये कौन है, उनका साहब मेरी भतीजी है। तो इसको भी कुछ आता है क्या, आपके परिवार से है, संस्कृति को आप लोगों ने जीवंत रखा हुआ है, तो बच्चों को भी कुछ तो सिखा रखा होगा। और बच्चों की आवाज बड़ी अच्छी होती है, गाने में बड़ा अच्छा गाते हैं। बोला हाँ महाराज इसको भी आता है, मैं तो इसीलिए लेके आती हूँ कि आप इसको थोड़ा मोड़ा काम दे दो तो ज्यादा अच्छा रहे। अब उन्होंने कहा कि चलो तो एक बार इससे गवाया जाए। अब राग वाग से शुरुआत की उन्होंने अहिल्या जिला बाई ने, और गवाया गया। राजा देखता ही रह गया। राजा ने अगले दिन बुआजी से कहा कि बस अब आपकी उम्र हो गई, आपकी छुट्टी, और कल से कौन आएगी, अहिल्या जिला बाई। तो ज्यादा अच्छा भी नहीं करना चाहिए किसी के लिए, नहीं छुट्टी होते टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ से इनकी छुट्टी हो गई। मरु कोकिला या कोर्ट ऑफ सिंगर इनको कहा जाता है, वो कौन आएंगी, अहिल्या जिला बाई। उसके बाद में इस गायन की अन्य कलाकार भी हैं। अन्य कलाकार में आपको याद रखना है कि जैसे एक है बन्नो बेगम, बन्नो बेगम, एक ये है और एक बतुल बेगम है। ये दोनों जो बै वाली हैं, ये दोनों की दोनों जयपुर की है। और ये नारी शक्ति अवार्ड मिला है इनको, बतुल बेगम को भी। ये करंट के सवाल है सब। एक आती है जमीला बानो, जमीला बानो, ये जोधपुर की है, जमीला बानो जोधपुर की है। और एक है साहब गौरी बाई, और गौरी बाई जो है ये गायन शैली से जुड़ी हुई है। आरबीएससी की किताब जो है वो जोधपुर की बताती है, और बाकी कुछ ऑथेंटिक किताबों में पाली की भी है, अलग अलग हो सकती है, कुछ में बीकानेर भी दे रखा है। पर ये सीधा सा एक चीज ये भी हो सकती है कि पहले सीधा शब्द आया करता था कि मारवाड़, इसका मतलब ये मारवाड़ की है, मारवाड़ में ही पाली, मारवाड़ में ही कौन सा, जोधपुर। इसका मतलब ये होता है, लिखना नहीं है भाई, सुनना है। तो सबसे पहले ये दोनों की दोनों बै वाली तो कहां की हो गई, जयपुर। और जमीला बानो जोधपुर, गौरी बाई जोधपुर है पाली। अपनी राजस्थान की संस्कृति में संगीत कला को, वाद्ययंत्र की कला को,
नृत्य कला को अधिकांशतः अगर किसी ने बचा रखा है, खासकर संगीत कला को, तो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। और मुस्लिम समुदाय वाले भी वो जो बॉर्डर पे निवास करते हैं। पर वो मुस्लिम जानते हैं कि हमारे यहां पर पूर्वज इस भूमि को बचाते इसलिए वीरगति को प्राप्त हुए। एक दिन भी उनका कोई स्टेटमेंट नहीं था कि हम कहां जाएंगे पाकिस्तान, कभी नहीं कहा उन्होंने। और उनको आज भी राजस्थान की भूमि से प्रेम है। और उधर के लोग कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान के लोगों को पनाह दे दी। नहीं, जम्मू में जाके देखो, और कोई भी स्टेट में चले जाओ ना, आधे से ज्यादा स्टेट तो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं या पाकिस्तान वालों को हम शामिल कर लेंगे। बहुत सारे स्टेट इस बात की कर रहे हैं जो बॉर्डर पे होते हैं। और बॉर्डर पे होते हैं तो ऐसी चीजें होती भी रहती हैं। जैसे पंजाब अभी कह रहा था कि हम दूसरा बनाएंगे और ऐसा कुछ जगह, तो ऐसी प्रकार की चीजें घटनाएं होती रहती हैं। पर राजस्थान की आप ना कभी अखबार में ऐसी कोई न्यूज देखोगे, ना इस बॉर्डर वाले एरिया का कोई विधायक ऐसा होगा जिसने ये कभी कहा होगा कि ये सब चीजें। क्योंकि हमारे वाले तो जानते हैं कि यार हमने जब हल्दी घाटी लड़ा तो महाराणा प्रताप के साथ में लड़े हैं, हमने जब खानवा लड़ा तो आपके हसन का मेवाती लड़ा है, मुख्य सेनापति के रूप में अहम रोल निभाया है। और अधिकांश लोग कन्वर्टेड है। ये सब कन्वर्टेड नहीं आते हैं, रियल वाले नहीं थे, जबरदस्ती बनवाए गए थे। इसीलिए प्रदेश के लोग जो होते हैं इनको अपनी यहाँ की भूमि से, यहाँ की संस्कृति से आज भी बड़ा अच्छा प्रेम है। तो आप ये याद रख सकते हो कि राजस्थान का राज्य गीत कौन सा होगा? केसरिया बालम। कौन से राग में गाया जाता है? मांगड़े। आरटीडीसी का क्या है मोटो? पहली कलाकार कौन है? मांगे भाई। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? अला जिला भाई। और ये कौन किसकी दरबारी गायिका थी? गंगा सिंह जी की। पद्मश्री कब मिला? 1982 में। क्या कहते हैं? मरु कोकिला, कोर्ट ऑफ सिंगर। अन्य कलाकार बन्नो बेगम और बतुल बेगम, दोनों कहाँ की है? जयपुर की। जमीला बानो कहाँ की है? जोधपुर की। गौरी बाई जोधपुर या पाली? अब बताओ राजस्थान का राज्य गीत कौन सा? कौन से राग में गाया जाता है? कौन से प्रदेश की? मूलतः ये शैली कौन से जिले की? इसकी पहली कलाकार कहाँ के रहने वाले थे? उदयपुर के। उसके बाद में जो अगली बात आती है यहाँ पे कि प्रसिद्ध कलाकार अला जिला बाई कहाँ की है? बेगानी। किसकी दरबारी गायिका? पद्मश्री कब मिला? 82। क्या कहते हैं इनको? मरु कोकिला या कोर्ट ऑफ सिंगर। ठीक है। और उसके बाद में आता है कोर्ट ऑफ का मतलब ये होता है कि दरबारी गायिका। इसका मतलब भी यही होता है, जैसे आपने उसमें पढ़ा होगा ना किसान आंदोलन में, कोर्ट ऑफ वार्ड्स, कि जब एक केसरी सिंह जी, बिजोलिया किसान आंदोलन में केसरी सिंह जी छोटी उम्र में जागीरदार बन गए। पृथ्वी सिंह जी की मृत्यु हो गई 1906 में, और वो छोटी उम्र में जागीरदार जैसे ही बने तो उस पर लगा दिया था कोर्ट ऑफ वार्ड्स। यानी कि वो अधिकार जो है बिजोलिया का, वो अब मेवाड़ के अधीन हो गया, यानी कि अंग्रेजी सरकार के अधीन हो गया। अंग्रेजी सरकार जिसको बनाना चाहेगी उसको। तो ये दरबारी गायिका है तो दरबार के अधीन थी, ये ऐसे गाने वाले नहीं है। तो कोर्ट ऑफ सिंगर कहा जाता है जो दरबार में गायिका होती है उसको। समझ में आ गई? बन्नो बेगम कहाँ की है? बोलो। बतुल बेगम, जमीला बानो, गवरी बाई, छाप लो।